प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अब तक इस पाठ में अपने 12वें पाठ फैसला में हमने राजन नामक एक लड़के की कहानी पढ़ी। तो सबसे पहले मैं इस कहानी का सारांश आपको बता देता हूँ। संक्षेप में आपको इसे बता देता हूँ। तो इसमें एक लड़का होता है। इस पाठ में उसका नाम राजन है। उसके पिताजी एक किसान हैं। आपको पता है बच्चों, किसान खेती करता है और फसलें लगाता है। और हमारा जो राजन है वो बहुत ही परिश्रमी है और आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मैंने आपको अर्थ बताया था। जो अपने माता पिता, गुरु और बड़ों की आज्ञा मानता हो उसे आज्ञाकारी कहते हैं। और राजन परिश्रमी भी था। परिश्रम मतलब मेहनत करने वाला। वह रोज पाठशाला जाया करता था और पाठशाला से लौटते समय वे अपने पिता की मदद भी किया करता था। तो हमने देखा एक बार वह शायद अपने पिता की मदद करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे धुआं दिखाई दिया। आपको पता है बच्चों, धुआं आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। तो जब राजन ने देखा कि जंगल में कहीं से उसे धुआं दिखा, तो वह दौड़कर, उसे पता चला कि कहीं आग लगी है। वह दौड़कर जब उसके पास पहुंचा तो वह देखता है कि एक झोपड़ी में आग लगी हुई। झोपड़ी का दरवाज़ा बंद था। उसने झांक कर देखा खिड़की से, तो देखा कि झोपड़ी में तो कोई नहीं है, लेकिन एक सांप अंदर फंसा हुआ है और वह बाहर निकलने के लिए इधर उधर रेंग रहा। तो रेंगना होता है, सांप रेंग के चलता है बच्चों। जैसे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, तो सांप के चलने को रेंगना कहते हैं। और आप सबने सांप को देखा है, वह बिना पैरों के होता है लेकिन रेंग के बहुत तेज चलता है। तो राजन ने तुरंत उसकी मदद की। घर में तो कोई बंद नहीं था, लेकिन एक सांप था। अधिकतर बच्चे डर जाते हैं सांप देखकर और भाग जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि सांप तो मनुष्यों को काट लेते हैं, जहरीले होते हैं, गंदे होते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन राजन ने उसकी मदद करने की सोची। उसने लाठी की मदद से अपने आप को आग से सुरक्षित दूरी रहते हुए दरवाजे को धक्का देकर लाठी की मदद से खोला, जिससे कि दरवाज़ा खुल गया और सांप घर से निकल के जंगल की तरफ चला गया। इसके बाद राजन अपने घर पहुंच गया। कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद जब वह पाठशाला जा रहा था, तो रास्ते में उसे वही सांप मिला। और इस बार वह सांप रास्ता रोक के खड़ा हो गया था और उसने राजन को कहा कि मैं आज तुम्हें डस लूँगा। राजन ने पूछा क्यों? राजन को भी याद आ गया कि अरे ये तो वही सांप है जिसकी कि मैंने मदद की थी, जिसकी जान मैंने बचाई थी। तो राजन ने भी यह बात सांप को बताई। अरे तुम तो वही सांप हो, मुझे भूल गए हो? मैंने आपकी मदद की थी और आज आप मुझे मारना चाहते हो, डसना चाहते हो। तो डसना का अर्थ होता है सांप द्वारा काटना। तो बच्चों, सांप के 2 दांत, विषैले दांत होते हैं। उससे वह अपने शिकार के या किसी इंसान के जहर गड़ा देता है। तो उसको काटना नहीं कहते। सांप के काटने को हम लोग हिंदी में डसना कहते हैं। जैसे कुत्ता काटता है, बंदर काटता है, लेकिन सांप डसता है। बिच्छू भी डसता है। डंक मारने को भी डसना ही कहते हैं हिंदी में। तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। तो राजन ने उसे समझाया कि अरे मैंने तो आपकी जान बचाई है और आप मुझे डसना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। ये सांप बहुत जहरीला था। आप देख भी रहे हैं बच्चों चित्र में, यह सांप हम कहेंगे कोबरा है। इसको हिंदी में नागराज भी कहते हैं।
और ये जहरीला होता है। तो सांप ने कहा कि तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो। अब सांप बोलने वाला था, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, राजन और सांप। तो सांप ने राजन को कहा कि तुम लोग जो मनुष्य हो ये हमारे दुश्मन हो, हम लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी तुम हमें कष्ट देते हो या मार डालते हो। ये बात तो सही भी कहा एक तरह से, राजन भी तो इंसान का बच्चा था, तो वह भी मनुष्य है। तो ये राजन को बात समझ नहीं आई, उसने कहा कि नहीं। तो फिर उसने सांप ने कहा कि चलो तुमने मुझे याद है तुमने मेरी जान एक बार बचाई है, तो एक ऐसा काम करते हैं कि हम लोग दूसरों के पास चलते हैं और फैसला करवाते हैं कि क्या मेरा सही, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें काट लूँगा और तुम कह रहे हो कि मैंने आपकी मदद की, आप मुझे मत काटो, तो दोनों में सही कौन है? तो इसका फैसला होना चाहिए। फैसला तो बच्चों आपको पता है कोई तीसरा आदमी ही करता है। जब कोई दो लोगों के बीच में विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप स्कूल में भी जानते हैं, आप टीचर के पास जाते हैं, घर में आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, अगर अपने भाई बहन से लड़ाई हो जाती है तो ये भी बात दोनों को मंजूर हो गई कि चलो हम तीसरे के पास चलते हैं और फैसला करवा लेते हैं कि सांप मुझे काटे कि ना काटे। तो सबसे पहले दोनों मिलकर के एक पेड़ के पास पहुँचते और राजन पेड़ को बताता है कि अरे भाई, मैंने इस सांप की रक्षा की थी, मैंने उसकी जान बचाई थी और यही सांप मुझे आज कह रहा है कि मैं तुम्हें डसूंगा, तो क्या ये सही चीज़ है? तो पेड़ क्या बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, मनुष्य ऐसे ही होते हैं। तो सांप भी सही कह रहा है कि मनुष्य तो सही नहीं होते हैं, और वह किसके पक्ष में था? सांप के पक्ष में ही बोल रहा था कि मनुष्य ऐसे ही होते हैं। पेड़ ने और क्या कहा कि मैं तो मनुष्यों को छाया देता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ और वायु को शुद्ध करता हूँ, लेकिन मनुष्य हैं ये मुझे ही काट डालते हैं। तो ये बात बच्चों सच्ची है। ये बात राजन भी समझ रहा था कि पेड़ गलत नहीं बोल रहा है, मनुष्य स्वार्थी होते जा रहे हैं, इसीलिए वह अपने स्वार्थ के आगे, स्वार्थ का हम कहेंगे लालच के कारण दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आपने देखा होगा मनुष्य अब पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, उनको खिलाने के लिए हमें खेत की ज़रूरत होती है, खेतों में से ही फसल उगती है ना। उसके बाद हमें नए नए घर चाहिए, तो ज़मीन तो उतनी ही है, तो जंगलों को काटा जाता है, इसलिए ताकि घर बनाने के लिए जगह मिले, स्कूल बनाने के लिए जगह मिले, सड़कों के लिए जगह मिले। तो ये जो पेड़ था वो गलत तो नहीं कह रहा था कि मनुष्य को हम लोग मदद करते हैं, उनको हम छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और प्रदूषण को भी दूर करते हैं, लेकिन मनुष्य तो हमको ही काट देता है। अब राजन चुप हो गया। अब राजन क्या बोले, क्योंकि जो पेड़ बोल रहा था वो भी सच बोल रहा था। तो फिर राजन चुप रह गया और दोनों आगे बढ़े। सांप जो था बड़ा खुश था, देखो पेड़ तो सही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य बुरे होते हैं, पेड़ भी तो वही कहा। फिर वे आगे चलते हैं, आगे उन्हें तालाब मिला। तालाब से फिर राजन ने वही सवाल किया कि भाई, मैंने इस सांप की मदद की थी, मैंने इस सांप की जान बचाई थी और ये जो सांप है आज मुझे काटने की सोच रहा है, आप ही बताओ क्या ये सही है? अब तालाब ने भी वही बोला, क्या बोला कि मनुष्य सही नहीं होते, हम लोग, मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य को सब जीवों से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, और मनुष्य अपने पानी के स्रोत जो होते हैं जैसे तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, इनको ही गंदा करता जाता है। तो यही बात किसने बोला?
तालाब ने कहा कि मनुष्य सही नहीं होते, हम इनको पानी देते हैं और ये इसमें कपड़े धो देते हैं, पशुओं को नहलाने लगते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो पानी की आवश्यकता मनुष्यों की होती है, तो मतलब आप उनके साथ भलाई करोगे और मनुष्य आपके साथ बुराई करेंगे। तो इसीलिए कहा, तो तालाब ने भी सांप का ही पक्ष लिया कि मनुष्य बहुत बुरे होते हैं। तो तालाब की बात सुनकर सांप बोला कि देखा, मनुष्य सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं वे उन्हीं को कष्ट देते हैं या मार देते हैं। तो सांप की बात सुनकर फिर राजन चुप हो गया, क्योंकि पेड़ ने भी तालाब ने भी यही बात बताई थी। तो राजन कहता है चलो आगे चलते हैं। और आगे राजन का पाठशाला था। पाठशाला के जब वे समीप पहुँचे तो दोनों रुक गए और दोनों पाठशाला की तरफ देखने लगे। हमारे बुक में भी बड़ा अच्छा चित्र बना हुआ है, सांप और राजन दूर से अपने पाठशाला को देख रहे हैं। पाठशाला में गुरुजी हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, कुछ बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं, कुछ बच्चे गाय हैं, गायों को भोजन करा रहे हैं, चारा खिला रहे हैं। और जो पाठशाला के पास एक तालाब था, उसका पानी एकदम साफ था। तो सांप और राजन दूर से पाठशाला को ही देख रहे होते हैं। सांप को बात समझ आ जाती है। क्या समझ आ जाती है? कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते। क्योंकि जब उसने पाठशाला को दूर से देखा तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो पौधे लगा रहे हैं, यही पौधे बड़े होकर के पेड़ बनेंगे, और जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको पानी दे रहे हैं। और पानी भी किसका? एक ऐसे तालाब का जिसका पानी एकदम साफ है। इसका मतलब कि जो बच्चे थे अपने पाठशाला के जो तालाब का पानी साफ सुथरा और स्वच्छ रखते थे और दूसरे जीव जंतुओं की भी मदद करते थे, जैसे गाय को चारा खिलाना। तो यह देखकर सांप को समझ आ गया कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। वे जो हम कहेंगे पेड़ पौधों की, प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो सांप को बात समझते देर नहीं लगी। राजन ने सांप को कहा चलो मेरे गुरुजी से भी मिल लो, हम गुरुजी से ही ये बात पूछ लेते हैं कि तुम्हें मुझे काटना चाहिए कि नहीं। तो सांप कुछ नहीं बोलता है। सांप बोलता है अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि सांप ने सब कुछ देख लिया था। अपने आँखों से सांप ने देखा था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर जो बच्चे हैं वे तो बुरे होते नहीं। इसीलिए वह राजन के गुरुजी के पास नहीं गया और उसने साफ कह दिया कि मैं समझ गया हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। और यह कहकर सांप चला गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों या कोई भी जीव जंतु हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो राजन ने भी एक जहरीले सांप की मदद की थी। अगर राजन मदद नहीं करता तो वो सांप आग में जलकर मर जाता। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि सांप भी बुरे नहीं होते हैं, वे भी हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे कि वे चूहों को खा करके उनकी संख्या को कम करते हैं। अगर सांप नहीं रहेंगे, सोच लो दुनिया के अगर सभी सांपों को हटा दिया जाए, मार दिया जाए, तो चूहे बढ़ते जाएंगे और वे फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर इंसानों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। तो ये बात हमें सोचना चाहिए। राजन किसान का पुत्र था, किसान का बेटा था। वह ये बात समझता था कि सांप बुरे नहीं होते हैं। बुरा तो कोई भी जीव नहीं होता, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, पहाड़ हो, नदियाँ हों, तालाब हो। हमें सबकी कद्र करनी चाहिए, उनका इस्तेमाल बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उनके साथ बुरा व्यवहार
नहीं करना चाहिए। पेड़ों को तो काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये था बच्चों हमारी सीख इस पाठ से। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमने किया था शब्दार्थ। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, तो बच्चों हमने शब्दार्थ आपको लिखवा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको याद कर लिया होगा। कौन कौन से शब्दार्थ थे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आज्ञाकारी का अर्थ होता है आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानने वाला। समीप का मैंने बताया था, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें बता देते हैं। हमारे पाठ में कौन आज्ञाकारी था? राजन था। सांप नहीं था, राजन था। वह अपने माता पिता, गुरु और बड़ों की आज्ञा का पालन करता। तो जो अपने से बड़ों की, माता पिता की और गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं। और हमारे सारे बच्चे भी आज्ञाकारी है। वे अपने माता पिता की बात मानते हैं, अपने टीचर्स की, गुरु की बात मानते हैं, और जो बड़े होते हैं उम्र में उनकी भी बात मानते हैं। तो ऐसे बच्चों को सब कोई पसंद करता है, सब कोई चाहता है। समीप का अर्थ होता है पास, परिश्रमी, मेहनती। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है उसे परिश्रमी कहा जाता है। स्थान का अर्थ आपको पता है जगह। शुद्ध का अर्थ है स्वच्छ। कहते हैं ना हमें शुद्ध हवा चाहिए, हमें साफ हवा चाहिए। और इसी साफ हवा के लिए अभी समय चला है कैंपेन कि कम से कम पटाखे चलाने चाहिए, नहीं तो हवा अशुद्ध हो जाएगी। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला शब्द है डसूंगा। मैंने आपको बताया था सांप के काटने को हिंदी में डसना कहते हैं। तो डसना में असल में जैसे बिच्छू अगर काटता है तो बिच्छू का मुंह नहीं होता बच्चों, बिच्छू का डंक होता है। और वो डंक से अपने शिकार पे, कभी कभी मनुष्यों पे भी अगर हमला करता है तो उसे डसना कहते हैं। सांप के दांत तो होते हैं लेकिन उसके दांत काटने के लिए नहीं बने होते हैं। उसके 2 दांत बहुत बड़े होते हैं, उससे वे अपने शिकार या कभी कभी मनुष्यों को भी जब डसता है तो जहर उनके शरीर में डाल देता है। तो इसीलिए उसे काटना नहीं कहते, उसे डसना कहते हैं। तो बिच्छू और सांप के काटने को डसना कहते हैं। इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। कष्ट का अर्थ होता है पीड़ा। हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देना चाहिए, या दुख भी। तो जरूरी है कि चोट लगे, दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट। तो आवश्यकता का अर्थ होता है ज़रूरत। तो ये थे हमारे शब्द। तो अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या किया है, जरा इसके गृह कार्य को मैं बता देता हूँ ताकि आप उसके अनुसार करेंगे। अब तक हमने इस पाठ में जो लिखित काम है कौन कौन से थे, जरा लिख देता हूँ आपको। इस पाठ के लिखित काम क्या थे? आपने सबसे पहला था 1 पेज सुलेख लिया। सुलेख, तो होमवर्क आपको स्नैप होमवर्क में भी मिल रहा है, वीडियो में भी मिल रहा है। तो इसीलिए मैं फिर से इसको लिख के बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं देखते हैं, फिर भी मैं 2 जगह दे रहा हूँ बच्चों। स्नैप होमवर्क में भी आपको होमवर्क मिलता है और वीडियो में भी मिलता है, और ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क मिलने के 3 जगह हैं, स्नैप होमवर्क, वीडियोज़ और ऑनलाइन क्लास। इसका ध्यान रखिएगा। तो इस पाठ में पहले हमने 1 पेज सुलेख लिखकर लिखते हैं, आपको पता है। दूसरा है हम इस पाठ से रिलेटेड जो है एक चित्र बनाते हैं। तो आपको सांप का चित्र बनाना है। सांप, आपको जो चित्र बनाना है, आपको सांप का चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक सांप बनाना है और उसके नीचे लिखना भी है कि ये सांप का चित्र है। ठीक है। हम एक चित्र पाठ से संबंधित बनाते हैं
तो इस पाठ में हमने सांप का चित्र बनाना है और सांप का चित्र बनाने के बाद आप उसमें रंग भरेंगे और चित्र के नीचे सांप लिखेंगे। अब आ जाते हैं तीसरा चीज हमने जो लिखित में किया है वो है शब्दार्थ। इस शब्दार्थ को भी हमने ये लिखित काम में, तो 3 हमारे लिखित काम हो गए। एक पे सुलेख लेखन, दूसरा है चित्र बनाना है, रंग करना है और चित्र के नीचे सांप का नाम भी लिखना है। किसका चित्र बन रहा है? सांप का। हमारे बुक में करीब 3 सांप के चित्र दिए गए हैं और तीनों बहुत ही आसान है। आप इन तीनों में से कोई एक चित्र बना सकते हैं। अब आ जाते हैं शब्दार्थ। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं दिया गया है। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं दिया गया है, केवल शब्दार्थ दिए गए हैं। हम इनको लिख करके याद करेंगे। तो याद करना भी हमारा गृह कार्य में आता है। अब आ जाते हैं लिखित के बाद मौखिक। ये तो आपको नोटबुक में लिखना था। ये तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने थे और शब्दार्थ को तो याद भी करना था। अब आ जाते हैं मौखिक में हमारा क्या है? पहला पठन अभ्यास। मैंने कहा था कि आपको इस पाठ का पठन अभ्यास होना चाहिए। मैंने 2 बार आपको पठन अभ्यास करके भी दिखाया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप पढ़ने से पहले ज़रूर उस वीडियो के मेरे पठन अभ्यास को सुनेंगे। सुनते समय आपकी बुक खुली होनी चाहिए और आप उस पर उंगली रखेंगे। जब मैंने 2 बार पठन अभ्यास करके दिखाया है। तो ये है पठन अभ्यास। तो ये था पठन अभ्यास। दूसरा है पाठ का, जैसे कि अभी आज मैंने आपको बताया पाठ का सारांश। पाठ को छोटे में कैसे सुनाया जाता है, ये आपको ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे सुनूंगा। जैसे कि आज मैंने पाठ का सारांश आपको बताया था कि कैसे ये कहानी घटी, इस कहानी में क्या क्या हुआ, ये फैसला पाठ क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पूरा पाठ एक सांप और हमारे एक बालक जिसका नाम राजन है, इन दोनों के बीच के फैसले की कहानी है। और अंत में राजन को सांप क्यों नहीं काटता है या क्यों नहीं डसता है और हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है, ये बोलेंगे पाठ का सारांश। पाठ का सार या सारांश दोनों ये मौखिक तौर से याद करना है। तो हमारे मौखिक काम फिर से देख लीजिए। पाठ पठन अभ्यास करना है, मुंह से बोल के करते हैं, जोर से, उच्चारण सही होना चाहिए। करने से पहले आपको मेरा वीडियो देखना है। उसके बाद दूसरा है पाठ का सार। इस पाठ की कहानी को कैसे अपने शब्दों में आप बता सकते हो, ताकि आपको जो हम कहेंगे कहानी वाचन का जो है वो अभी अभ्यास है। बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद है इसका। तो इस पाठ का सार मतलब छोटे में निचोड़, छोटा करके कहानी को कैसे मुंह से समझाया जाता है, ये आपको मैंने बताया। तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये है हमारा गृह कार्य अभी तक का। अभी हम मौखिक प्रश्न पे अभी आएंगे, उसके बाद लिखित प्रश्नों को करेंगे, फिर अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अभी तक का पाठ 12 फैसला का यहाँ तक हमने गृह कार्य कर दिया है और ये अलग अलग दिन में दिया गया था बच्चों, एक साथ नहीं दिया गया था, इसका जरा ध्यान रखिएगा। तो लिखित में है 1 पेज सुलेख लेखन, केवल 1 ही पेज लिखना है। सांप का चित्र बनाना है, रंग करना है और नीचे सांप लिखना है। और शब्दार्थ को नोटबुक में लिखना है और याद करना है। मौखिक काम हमने अभी तक 2 किए हैं। पहला है पठन अभ्यास। इससे पहले वाले दिन का आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने 2 बार पठन किया है, उसको सुनना है। सुनते समय बुक खुली होनी चाहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप उंगली रखेंगे और उसके बाद 2 बार आप इसका पठन अभ्यास करेंगे।
पाठ का सार, पाठ को कैसे छोटे में सुनाया जाता है ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे सुनता हूँ, तो इसकी भी आप तैयारी रखिएगा। तो ये था हमारा अब तक का गृह कार्य, और हम अब शुरू करेंगे अपना मौखिक प्रश्न। जैसे कि आपको पता है हम सबसे पहले मौखिक प्रश्नों को करते हैं और ये चर्चा के द्वारा ही किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने मौखिक प्रश्न में। और आपको पता है जो मौखिक प्रश्न है वो लघु प्रश्नों के रूप में ही परीक्षा में आते हैं। तो ये है मौखिक और हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क है पहला प्रश्न, आकाश में धुआं क्यों छाया था, कारण हमें बताना है। एक बार प्रश्न को देखो, आकाश में धुआं क्यों छाया था। हाँ तो बच्चों जरा इस प्रश्न को देखिए। मौखिक प्रश्न चर्चा के द्वारा हम करते हैं और इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और तो सबसे पहले जितना मैंने आपको बताया था इसका सटीक जवाब देना होता है, जितना पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देते हैं। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, आकाश में धुआं क्यों छाया था। हमने देखा कि जब इस पाठ के अनुसार आपको कथा एक बार याद दिला देते हैं, जब राजन अपने पिता की मदद करके खेत से घर लौट रहा था, किसान खेत में काम करते हैं और अपने पिता की मदद करके वो खेत से घर की तरफ लौट रहा था, तो उसने जंगल में धुआं निकलते हुए देखा। धुआं हल्का होता है और ऊंचाई पे उठ जाता है और दूर से नजर आता है। धुएं की क्या खासियत होती है, धुआं हवा से हल्का होता है और ऊंचाई पे उठ जाता है, उड़ जाता है, तो इस कारण से धुएं को दूर से भी देखा जा सकता है। तो धुएं का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आग लगी होगी, धुआं आग लगने पे ही उठता है। ये तो सब बच्चों को पता है, धुआं अगर उठ रहा है तो मतलब कहीं आग लगी है, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं। तो आकाश में धुआं क्यों छाया था, क्योंकि एक झोपड़ी में आग लगी थी। कारण यही है, हमें छोटा से छोटा उत्तर देना है, एक लघु प्रश्न के रूप में परीक्षा में आता है। तो हम कहेंगे आकाश में धुआं क्यों छाया था। आकाश में धुआं छाया था क्योंकि एक झोपड़ी में आग लगी थी और धुआं आग से ही निकलता है, ये हमें पता ही है। तो हम इसका उत्तर क्या होगा जरा देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं। आकाश में धुआं क्यों छाया था, आकाश में धुआं झोपड़ी में आग लगने के कारण छाया था। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, झोपड़ी में आग लगने के कारण आकाश में धुआं छाया था। तो जो भी आप जो उचित समझें दोनों ही सही है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि झोपड़ी में आग लगने के कारण आकाश में धुआं छाया था। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आकाश में धुआं झोपड़ी में आग लगने के कारण छाया था। तो बच्चों तो ये ऐसे ही हम चर्चा करके
अपने सारे और 3 प्रश्न उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जरा इन मौखिक प्रश्नों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम आगे वाले कल इसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।